पाते हैं। तो पीरियड्स के वक्त उन्हें टॉयलेट ना मिलना, ये हम खुद सोच सकते हैं हमारे वजह से कि जब हमें पीरियड्स होता है तो एज अ वीमेन हमें कितना सफर करना होता है। और एक वर्किंग वीमेन जो खास करके काम करने वाले, जो रास्ते पे काम करते हैं, उनके लिए एक बेसिक टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होना जिसमें उन्हें अपने पैड्स भी बदलने के लिए झाड़ियों के पीछे जाना पड़े। लेकिन क्या इस धारणा को लोगों ने कभी भी इस तरीके से समझने की कोशिश की है कि महिलाओं की इच्छा क्या है? महिलाओं को सेक्स के बारे में पता भी या नहीं है? वो सेक्स को किस तरीके से समझती हैं? ये सवाल का जवाब देना थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन समझा जाए तो बहुत जरूरी ये समझना कि NFHS का 2005 का डेटा भी कहता है कि महिलाओं का खास करके 23% से ज्यादा महिलाएं जिनकी शादी 18 साल के पहले हो जाती है। कई महिलाएं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती है। वो ये सोचती है मैं कैसे बताऊंगी डॉक्टर को मुझे सफेद पानी आ रहा है, कैसे बताऊं डॉक्टर को मुझे सेक्स करते वक्त दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या सोचेंगे, नर्स क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं किसको लेकर जाऊं, क्यों बताऊं। ये लोगों की मतलब धारणाएं हैं, भ्रम बैठा है। तो हर महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी ऐसे कोई कॉमन सिम्टम दिखे, चाहे आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, आप प्लीज अपने आप को, अपने बॉडी को कभी भी शेम फील मत करिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। और हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर मनीषा, जिन्होंने अपनी PhD महिला सफाई कर्मचारी के जीवन के अनुभवों और उनके हेल्थ के ऊपर काम किया है। वो फिलहाल प्रोजेक्ट मुक्ति में फैकल्टी एंड आउटरीच लीड के तौर पे काम कर रही हैं। यहाँ वो महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ के बारे में सिखाने और जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस एपिसोड में हम डॉक्टर मनीषा से जानने की कोशिश करेंगे वीमेन हेल्थ एंड स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ ऑफ वीमेन के अलग अलग पहलुओं पर। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते। क्या आप अपनी जर्नी एज ए रिसर्चर एंड एडुकेटर, जो आप वीमेन हेल्थ के ऊपर काम करी हैं, उसको थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। जी जरूर। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर मनीषा है और मेरा PhD पब्लिक हेल्थ से हुआ है। और आज जैसे आपने कहा कि मैं एज ए एजुकेटर और एज ए रिसर्चर अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैंने ये 8 साल में जब मेरा PhD और MPhil दोनों हुआ, उन दोनों रिसर्च के वक्त मैंने खास करके महिलाओं के साथ काम किया। मेरा रिसर्च कम्प्लीटली बेसिक ऑन महिलाओं के ऊपर रहा है, जहाँ पे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके मैंने ज़्यादातर देखने की कोशिश की। मेरा MPhil जिस तरीके से, मैं सच में बताना चाहती हूँ कि जो एक्सेसिबिलिटी होती है हेल्थ केयर सर्विसेज की लेके, खास करके महिलाओं को, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज हो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर में मिलती है, उसमें कैसे उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कैसे उन्हें अड़चने आती है, इसके बारे में था। जो खास करके मैंने महाराष्ट्र में किया था, 2 डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा मेरा जो PhD का टॉपिक रहा, जो खास करके जो सफाई काम करने वाली महिलाएं हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उनके स्वास्थ्य को लेके खास करके मैंने PhD मेरा किया है। यहाँ पे रोकूंगी, ये सफाई कर्मचारी किस फील्ड में थी? सफाई कर्मचारी मतलब हम जैसे इंग्लिश में बिल्कुल अनुवाद करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो मैनुअल स्कैवेंजर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है, जो स्पेशली मैनुअल स्कैवेंजिंग का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत बड़ा है और बहुत कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो मेरा एरिया था, उस एरिया में मैं बात कर सकती हूँ कि जो खास करके पब्लिक टॉयलेट हो या म्यूनसिपालिटी का रास्ता हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई भी जो सफाई करने का, जो एक झाड़ू लगाना है या आपको पब्लिक टॉयलेट क्लीन करना है, तो मेरे डेफिनेशन में वो आते थे जिनका खास करके काम साफ सफाई करना। अब हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो सिर्फ साफ सफाई झाड़ू लगाना नहीं होता है, फिर रास्ते पे पड़ा हुआ हमारा जानवर भी उठाना है उन्हें, फिर रास्ते की गंदगी भी साफ करनी है। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें उनके हेल्थ पे बहुत डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, मतलब अटैक होता था। एक ऐसा अटैक जिसपे हम बोल सकते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था। और सिर्फ स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट नहीं होता था, उनका मेंटली कंडीशन भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता था, क्योंकि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक अच्छा इक्विपमेंट मिलना चाहिए, उन्हें हाथ में हैंड ग्लव्स मिलने चाहिए, ये कुछ नहीं मिल पा रहा है। और जब उन्हें ऐसे रास्ते की गंदगी, चाहे पड़े हुए कांच, ये सब उठाने पड़ते थे, तो उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो गया, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी,
ये मेरा कुछ फाइंडिंग है जो मेरे पीएचडी से आया है, जिसमें उन्हें खास करके यूटीआई होने के बहुत चांसेस होते थे, क्योंकि टॉयलेट नहीं होने की वजह से उन्हें रास्ते पे ही पेशाब करने के लिए बैठना पड़ता था। काफी बार उनको ऐसे वक्त आया कि जब उनको मेंस्ट्रुएशन का जब टाइम होता था, उनका पीरियड्स जब होता था, जिसे हम मासिक पाड़ी बोलते हैं, और अलग अलग टर्म है उसका, लेकिन जो पीरियड्स हम नॉर्मली समझ पाते हैं, सभी लोग समझ पाते हैं, तो पीरियड्स के वक्त उन्हें टॉयलेट ना मिलना, ये हम खुद सोच सकते हैं हमारे वजह से कि जब हमें पीरियड्स होता है तो एज अ वीमेन हमें कितना सफर करना होता है। और एक वर्किंग वीमेन जो खास करके काम करने वाले, जो रास्ते पे काम करते हैं, उनके लिए एक बेसिक टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होना, जिसमें उन्हें अपने पैड्स भी बदलने के लिए झाड़ियों के पीछे जाना पड़े। तो आप समझ सकते हैं ऐसा बहुत बहुत सारा काम है, हम कभी जरूर इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर हमारा समाज हो या हमारे खास करके जो एक समाज से ज्यादा ये कह सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये बात करने के लिए लोग बहुत हिचकिचाते हैं, जिसे हम सेक्सुअल हेल्थ बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स सेक्सुअल हेल्थ में हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी बात करेंगे, हम मेनोपॉज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं सच में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत ओपनली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कई महिलाएं हैं जो सिर्फ इस टर्म को लेके अपने आप में एक टैबू लगा के बैठे हैं कि उन्हें ये शेम फील होता है या उन्हें ये शेम फील करवाया जाता है इस सोसाइटी में। तो बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन हम धीरे धीरे इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बोला सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा कौन सा एरिया ज़्यादा लगता है कि उस पर बात करने की ज़रूरत है, उसमें एडुकेट करने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर वीमेन कि जब बात करते हैं तो सेक्सुअल हेल्थ के कौन से एरिया का आपको लगता है कि ज़्यादा उस पर डिस्कशन की ज़रूरत है? उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, सेक्सुअल हेल्थ के पहले सेक्सुअल हेल्थ को हम क्या समझते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि सेक्सुअल हेल्थ, लेकिन क्या सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ सेक्स से जुड़ा हुआ है? जहाँ पे हम इंटीमेसी की बात करते हैं, इंटीमेसी मतलब जहाँ एक आदमी एक औरत जो एक दूसरे के साथ हम कहते हैं इंटरकोर्स करता है। इंटरकोर्स को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं कि इंटरकोर्स करना मतलब सिर्फ चॉइस के थ्रू होता है, उनके मन मर्जी के थ्रू होता है, या उसमें भी एक अलग अलग चीज होती है कि आप कौन से उम्र में सेक्स कर सकते हैं, आप कौन सी उम्र में सेक्स को सही समझते हैं। या कई बार महिलाओं को, कई बार लड़कियों को, हमारी जो स्पेशली 18 साल की आगे जो हो जाते हैं, जिनका अबाउ 18 ईयर्स होते हैं, या फिर उनसे भी कम, जिनको एक टाइम पीरियड के बाद पीरियड शुरू हो जाता है, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक अलग सा आकर्षण क्रिएट होता है अपोजिट सेक्स को लेके, चाहे अपने समलैंगिक के लिए या किसी के लिए भी। हर किसी की अपनी डेफिनेशन हो सकती है सोचने की कि आपका आकर्षण किसके तरफ हो रहा है। लेकिन जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, मतलब आप जो भी जिसके साथ भी अपने आप को इंटीमेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, क्या उस वक्त आप उसके साथ हेल्दी सेक्स कर रहे हैं? हेल्दी सेक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी को सच में ये समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी उस वक्त के लिए तैयार है। ये सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये मुद्दा आता है कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है? सेक्सुअल हेल्थ ऐसी बातें ही क्यों करते हैं हम? सेक्सुअल हेल्थ मतलब क्या है? सेक्स होता है, हेल्थ कहाँ आ गया इसमें? लोगों की कई बार धारणाएं ऐसी होती है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं, मतलब हम आपके सेक्सुअल लाइफ की बात करते हैं, जो हेल्दी लाइफ की बात करते हैं। आप जिस भी पर्सन के साथ, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, या आपका बॉयफ्रेंड हो, या आप जो भी एक परिभाषा देना चाहे उस रिलेशनशिप को, आप जिसके साथ भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपने आप को इंटीमेट कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ जाने के पहले आपकी बॉडी सच में हेल्दी है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी सेफ फील कर रही है या नहीं कर रही है उस इंटीमेसी के लिए। इसके लिए पहले आप अपने आप में हेल्दी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो समझना इट्स अ सेक्सुअल हेल्थ। मतलब आपकी हेल्थ, आपका वेल बीइंग, आपका खुद का कंफर्टेबिलिटी, ये बहुत मायने रखता है किसी भी इंटीमेसी में जाने के लिए, किसी भी के मतलब जिस भी पर्सन के साथ
आप इंटरकोर्स में जाते हैं। तो अगर मोटा मोटी कह सकती हूँ तो एक ही कहूंगी कि सेक्सुअल हेल्थ को लेके समझने के लिए सबसे पहले इस धारणा को निकालना पड़ेगा कि हम सेक्सुअल हेल्थ मतलब सिर्फ पुरुषों का हेल्थ नहीं होता, सेक्सुअल हेल्थ विमेन का होता है, जहाँ पे हम महिलाओं के प्लेजर मतलब महिलाओं के सुख की बात करते हैं, प्लेजर की बात करते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं बहुत सालों से, मतलब सालों से क्या, ये एक रूढ़ी ही बन चुकी है कि जहाँ पे हम सेक्स की बात करते हैं तो पुरुष को सुख मिलना, पुरुष को सुख प्राप्ति होना, उसको प्लेजर मिलना, इसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि यही एक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे धारणाएं बदलती गई, महिलाओं ने सामने अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया, कई आंदोलन भी हुए। लेकिन बात यही आती है कि हम महिलाओं को खास करके जब हम इंटरकोर्स की बात करते हैं या किसी भी अपने जो भी हमारा रिलेशन जिसके साथ भी है, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो या पार्टनर हो या बॉयफ्रेंड हो, हम उस वक्त उसके साथ जो भी हम, जैसे हम इंटरकोर्स कहे या फिर हम इंटीमेसी कहे, जो भी है, चाहे हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना कहें, जो भी टर्म हम इस्तेमाल करें अलग अलग जगह पे, उस वक्त क्या आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उस एक्ट के लिए रेडी है क्या? दैट इज फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा, हम रेडी कैसे है ये समझ पाए। जैसे हम कहते हैं कि मैं सेक्स के लिए रेडी हूं या नहीं हूं, या मैं सेक्स करने के उस लेवल तक रेडी हूं या नहीं हूं, या मैं ये कहूं कि सेक्स करने के लिए एक पर्टिकुलर एज क्या हो सकती है या एक टाइम क्या हो सकता है मेरा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स एक एज तो बहुत जरूरी है जब आपका शरीर परिपक्व हो जाए, आपके शरीर के जो भी आपके अवयव है वो परिपक्व हो जाए। लेकिन साथ साथ आजकल लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका अट्रैक्शन बढ़ता है और आपको लगता है कि ये मेरी सही सेक्स की वक्त है। लेकिन इसके बारे में एक प्रॉपर एजुकेशन मिलना भी बहुत जरूरी है, महिलाओं को, हमारी लड़कियों को बहुत जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि हमारी इस सोसाइटी में खास करके हमें ये समझने का अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ है कि मैं सेक्स के लिए कब रेडी हूँ, ये समझना। तो मैं यही कह सकती हूँ, मतलब अगर सेक्स के लिए कब रेडी हुई समझने से ज्यादा आप जिसके साथ भी इंटीमेट होना चाहते हैं, आप सेफ फील कर रहे हैं कि नहीं उस पर्सन के साथ, और आप कंफर्टेबल है कि नहीं उस पर्सन के साथ। ये बहुत मायने रखता है कि आपकी सेफ आप अंदर से सेफ फील करें और आप कंफर्टेबल फील करें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप उस पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कंफर्टेबल हो रहे हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल जी। आपने अभी जिक्र किया सेफ सेक्स का, तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस क्या है और इससे क्या मतलब है, और ये महिलाओं के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है? ओके, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेक्स करने के लिए या सेक्स के लिए मैं कब रेडी हुई है, मैं कैसे समझूंगी, और जिस पे हम यही कह रहे हैं कि जब आप अपने आप में सेफ फील करें, अपने आप में कंफर्टेबल फील करें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप अब रेडी है। लेकिन उसके पहले ऑफ कोर्स आपकी बॉडी भी परिपक्व होनी चाहिए, आपकी बॉडी फिजिकली, इमोशनली आप स्टेबल होने चाहिए अपने आप में। ऐसे कई चीजें हैं कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि सेफ सेक्स के बारे में, और स्पेशली महिलाओं को लेके जब हम बात करते हैं, एक धारणा बनी हुई होती है कि जब हम सेक्स की बात करते हैं खास करके, और पुरुष और महिला की बात करते हैं जब सेक्स को लेके, तो क्योंकि अभी फिलहाल हम इसी समाज में एक वर्ग को लेके बात कर रहे हैं, तो मैं पुरुष और महिला को लेके ही बात करूंगी अभी फिलहाल। अलग अलग भी चीजें हैं, अलग अलग होमोसेक्सुअल है और बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज है कि कई बार पुरुषों के दिमाग में ये आता है कि कंडोम यूज करके अगर मैं सेक्स करता हूँ तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मुझे वो प्लेजर नहीं मिलता है। लेकिन यही चीज समझने के लिए जरूरी है कि अगर आप बिना कंडोम के या बिना किसी प्रिवेंटेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज किए अगर आप सेक्स करते हैं और आप
को हम भले ही ट्रस्ट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता है, या ये भी जरूरी नहीं कि वो पर्सन का मल्टीपल पार्टनर नहीं होगा, या फिर वो पर्सन का मल्टीपल पार्टनर होगा भी तो भी या नहीं भी होगा तो भी। द थिंग इज कि जो भी महिलाएं एक पर्सन के साथ जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है, जिसके साथ वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करती है, एक रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, एक रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, आप सेक्स की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ एक ऐसे रिश्ते में जाने की बात करते हैं, इंटरकोर्स की बात करते हैं, जहां पे आप एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए नहीं तो एक इमोशनल जुड़ाव के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में फिजिकली ज्यादा मतलब इम्पैक्ट होगा सेक्स को लेके, लेकिन इमोशनली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि कई लोग सिर्फ इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर आगे सेक्स के बारे में सोचते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेट होने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग सेफ सेक्स की बात करते हैं, तब सेफ सेक्स में खास करके कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना हमेशा एक महिला के लिए सुरक्षित होता है, चाहे वो महिला यूज करे या चाहे पुरुष यूज करे। लेकिन जब भी हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, उस वक्त महिलाओं को कई बीमारियों से आप बचा सकते हैं। कई बीमारियां, जैसे आप अनसेफ सेक्स की बात करते हैं जहां आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करते हैं, और एक ऐसा हो सकता है कि जहां पे आप सेफ सेक्स की बात करते हैं, जहां आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन, चाहे आप कंडोम यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई पील खा रहे हैं, या फिर आप पुरुष भी कंडोम होते हैं, स्त्री के भी कंडोम होते हैं, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि आप किस तरीके से अपने आप को वो कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करके सेफ सेक्स में जा सकते हैं, जिसमें महिलाओं को कोई भी बीमारियां ना हो। अब जब मैं कोई भी बीमारियां बोल रही हूँ तो शायद लोगों को ये लगता होगा कि बीमारियां भी हो सकती है सेक्स के बारे में सोचते हुए। तो बीमारियां होती है, मतलब एक कुछ ऐसी बीमारियां जिसको कई लोग जानते हैं, जिसे हम HIV बोलते हैं। मैंने पहले HIV का नाम लिया क्योंकि हमारे पूरे देश में, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि HIV की वजह से कितने सारे लोग मतलब एक ऐसा संक्रमित बोल सकते हैं, चाहे उसे या कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन उससे किसी का भी ठीक होना संभव नहीं है। HIV से कोई भी ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई प्रॉपर इलाज पूरी दुनिया में अभी तक नहीं बना है। अगर बना होगा तो हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन मैंने भारत में, मतलब हमारे खास करके इंडिया में, तो मैंने अभी तक HIV के ऊपर कोई भी ऐसा इलाज अभी तक देखा नहीं। और अधिकतर महिलाएं HIV से संक्रमित होती है क्योंकि हमेशा अनसेफ, या मतलब जिसे हम सेफ सेक्स नहीं बोलते हैं, अनसेफ सेक्स में हमेशा महिलाएं जाती हैं। चाहे वो अनसेफ सेक्स करने के लिए, चाहे वो रेप के तौर पे बोल सकते हैं, चाहे फोर्सफुली जो सेक्स होता है, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके सेक्स होता है, जहाँ पे वो अपने पति के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे वो जिसके साथ लिव इन में रह रही हो। तो कई तरीके से आपके ऊपर एक दबाव अलग से डाला जाता है। चाहे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पे विश्वास करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब ये तो बहुत, मैं एक छोटे छोटे मुद्दों को लेके बात कर रही हूँ। आपके साथ मैं एक उदाहरण शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मतलब जब मैं फील्ड में काम करती थी, मतलब जब मैं 2012 में और 10 में जब मैं मुंबई में काम करती थी, तब वहाँ पे मेरा फील्ड में काम ज्यादा होता था। और वहाँ पे 2-3 ऐसे, मतलब जो संस्था से बस्ती में जो रहते हैं, ऐसी कई लड़कियां थी जिनके साथ मेरा उठना बैठना या उनके साथ मेरा बहुत बार इंटरेक्शन होता था। उन्होंने खुद ये शेयर किया कि उनके जो बॉयफ्रेंड या उनके जो पार्टनर, जिसे वो चाहे अपने हस्बैंड भी बोले, जब उनके साथ जब वो इंटीमेट होते थे, जब उनके साथ वो सेक्स के मतलब कहते हैं कि इंटरकोर्स करने के लिए जब वो जाते थे, तो कई बार वो अपने आप में कंफर्टेबल नहीं फील करते थे। चाहे वो कितने भी साल से रिलेशनशिप में रहे, लेकिन वो हमेशा, उन्हें जो एक जागरूकता होती थी, क्योंकि HIV का डर 2010 में भी बहुत ज्यादा था, तो उस वक्त भी वो महिलाएं कहती थी कि दीदी, हम लोग जब भी उससे बोलते हैं कि ठीक है लेकिन कंडोम यूज करना पड़ेगा, तो वो हमेशा कहता था कि नहीं, उससे मुझे खुशी नहीं मिलता है, मुझे प्लेजर नहीं मिलता है। लेकिन मैं पूरे सेक्स के दौरान हमेशा डरी रहती थी। हमेशा मुझे इस चीज का डर लगता था कि कहीं मुझे गलत ना हो जाए, कहीं मुझे HIV ना हो जाए। मतलब लोगों के अंदर HIV को लेके इतना डर भी बैठा हुआ था, लेकिन इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे, उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि ये बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा जो बीमारी HIV की तरह ही संक्रमित बीमारी है और जिससे उन्हें और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो
उनका अनुभव जब सुना तब सच में ऐसा लगा कि जानकारी की, अवेयरनेस की कितनी जरूरत है हमारे इस सोसाइटी में, खास करके उन जगह पे जहाँ पे महिलाएं शिक्षित नहीं है। लेकिन कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से होते हैं या कोई संस्थाओं की तरफ से होते हैं, वो होना बहुत जरूरी है कि HIV संक्रमित होने के लिए कई अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन कई अलग अलग कारणों में ये एक कारण हो सकता है जहाँ पे आप किसी के साथ अनसेफ सेक्स करते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि लड़कियों में इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से शायद वो फोर्सफुली अपने आप को सेक्स के लिए रेडी भी करते होंगे, लेकिन जब सेक्स के दौरान उनके अंदर का डर उन्हें ये दिखाता है शायद कि वो मेंटली रेडी नहीं है, वो फिजिकली भी रेडी नहीं है। बस एक इमोशनल ब्लैकमेल होने की वजह से, या बोल सकते हैं इमोशनल एक रिलेशनशिप में जाने की वजह से शायद फोर्सफुली वो सेक्स के लिए रेडी होते होंगे। या फिर अगर पार्टनर उनका ऐसा समझने वाला होगा, शायद ट्रस्ट करने वाला या उनके लिए रिस्पेक्ट रखने वाला होगा, तो कई बार म्यूचुअली पार्टनर ये समझते भी होंगे कि नहीं, हमें कंडोम क्यों यूज करना है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये धारणा भी दूर करनी जरूरी है कि HIV सिर्फ महिलाओं को नहीं हो पाएगा, HIV तो पुरुषों में भी बहुत लोगों को होता है। कई पुरुषों का ऐसे परसेंटेज है, प्रमाण है जिन्हें होता है। तो अनसेफ और सेफ सेक्स के बारे में बात करते हुए हमें दोनों तरफा सोचना बहुत जरूरी है। पुरुष के दृष्टिकोण से भी सोचना जरूरी है और महिला के दृष्टिकोण से भी समझना जरूरी है। यहाँ पे ये भी बात है कि सिर्फ हम महिलाओं को एडुकेट ना करें, हम पुरुष को भी बराबरी के तौर पे एडुकेट करें कि आपके हेल्थ के साथ साथ महिला की हेल्थ जुड़ी हुई है। आप अगर सेफ है तो महिला भी सेफ है। तो यहाँ पे दोनों को मिलके समझना होगा कि आप अगर कंडोम यूज कर रहे हैं तो आपकी भी लाइफ उतनी ही सेफ हो रही है जितनी कि एक महिला की सेफ हो रही है। आई एम राइट डॉक्टर? यस यस, डेफिनेटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। या थैंक यू डॉक्टर। हमें ये भी सजेशन दे कि कैसे महिलाएं आज के दौर पे अपने आप को कैसे सशक्त करें, एम्पावर करें कि अपने रिलेशनशिप में सेफ सेक्स को प्राथमिकता दें और अपने पार्टनर से वो कन्विंस करा सकें कि सेफ सेक्स कितनी महत्वपूर्ण है। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन आप इसके बारे में अपने जो भी फील्ड के द्वारा आपने लिया है उससे हमें बताएं। जी जरूर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विमेन अपने आप को एम्पावर करना तो सभी फील्ड में बहुत जरूरी है, और खास करके जब रिलेशनशिप की बात आती है, चाहे वो वैवाहिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपका किसी और के साथ लिव इन वाला रिलेशनशिप हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, चाहे आप कोई भी रिश्ते में हो, मतलब एक दूसरे के साथ, स्पेशली जहाँ पे आप सेक्स की बात कर रहे हैं और जहाँ आप एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल संबंध हो या फिजिकल संबंध है, आपका एक दूसरे के लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और आपको एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज की प्रायोरिटी तब दे सकते हैं, प्राथमिकता तब दे सकते हैं जब आप एक दूसरे को समझते हैं। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को एक दूसरे में सेफ फील करते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जब हम सेक्स की बात करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ एक ऐसे संबंध को बनाने की बात करते हैं जिस संबंध में आप सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। आपके रिश्ते में एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा फीलिंग जुड़ता है जो फीलिंग आपको इमोशनली, फिजिकली एक दूसरे के साथ जोड़ के अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट क्रिएट करता है। तो जब ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है तो क्यों नहीं हम अपने आप में इस जो भी मुकाम में हम बोलते हैं, या हम इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं, मतलब इंटरकोर्स कर रहे हैं, या हम सेक्स के लिए अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ मुद्दों को अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। और ये रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम बातें करते हैं, हम हमारे एक दूसरे के ख्यालात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमारी समस्याएं शेयर करते हैं, तभी हम रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं चल रही है, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जिसके साथ मतलब कोई इंसान किसी के साथ पास्ट में कभी एक बार सेक्स मतलब किसी के साथ सेक्स किया हो या किसी के साथ वो इंटरकोर्स किया हो, इंटीमेट हुआ हो, ये जरूरी नहीं है कि वो इस बार उसके साथ वही सेम चीजों के लिए कंफर्टेबल हो सके।
ये भी जरूरी नहीं है। तो ये भ्रम भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में लोगों की ये धारणाएं बहुत बनी हुई है। मतलब लोग ये समझते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो स्पेशली जस्ट एकदम 18 में या 17 में रहते हैं, उनका अगर कोई उस वक्त बॉयफ्रेंड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड मतलब बहुत मतलब कॉमन चीज है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को एम्पावर सच में समझ पाते हैं उस वक्त, या आप अपने आप की ओनरशिप किसी को दे रहे हैं, और आप जिसको भी ये ओनरशिप देने का बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपका सच में ट्रस्ट है। अगर आपका आज ट्रस्ट है तो ये जरूरी नहीं कि कल आपका सेम इंसान पे ट्रस्ट होगा। तो ना ही एक लड़के को वो अधिकार है, ना ही एक लड़की को वो अधिकार है कि जो आज एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स किया है वो 10 दिन के बाद या 1 महीने बाद या 10 साल बाद भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सके। तो पूछना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। परमिशन बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। जी। दूसरी चीज, जब हम सेफ सेक्स की बात करते हैं, हम इश्यूज को मतलब कोई भी बीमारियां ना फैले की बात करते हैं, महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, पुरुषों की सेफ्टी की बात करते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। सेक्स में ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ शुरू किए और यहाँ खत्म करने तक ही आगे रहना है। कई बार हो सकता है कि इंसान जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता है, वो बस एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए इंटीमेट होना पसंद करता है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब मैं फील्ड में काम करती थी, तब फील्ड में 1-2 ऐसे क्लाइंट हमारे पास आए थे। जब हम काउंसलिंग करते थे उन्हें, तो 1-2 क्लाइंट ऐसे आए थे कि जिन्होंने अपने बारे में ये बताया था कि मैम मैं तो 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ, जिनके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उनके साथ मैं कई बार सेक्स कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जब भी उनके साथ सेक्स की हूँ, अभी कई टाइम के बाद मुझे अंदर से लगता नहीं है मैं करूँ करके, अंदर से मुझे फील नहीं होता है मैं करूँ। लेकिन जो मेरे बॉयफ्रेंड है उन्हें लगता है कि मैं हमेशा करता रहूं। तो मैं कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं जब उनके साथ जस्ट इंटीमेट होते रहती हूँ, तो आधे में मुझे लगता है कि नहीं, बस आप मुझे किस करो, आप मुझे गले लगाओ, आप मुझे प्यार करो, आप मुझे गोदी में लो, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं कुछ करना चाहती हूँ। जहाँ पे हम इंटरकोर्स की बात करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स की बात करते हैं, वहां पे मैं नहीं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बस उसके साथ कुछ समय के लिए आराम से रहूं, आराम से उसके साथ वक्त बिताऊं। चाहे हम ऐसे नहीं, फिजिकली बहुत सारी चीजें होती कि इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ इसके पहले क्या करते हैं, आप एक दूसरे को छूना है, एक दूसरे के साथ आप प्यार से बात करना है, एक दूसरे को किस करना है, ये भी सेक्स का एक पार्ट है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंटरकोर्स करें तो ही आप सेक्स कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर इसके लिए कंफर्टेबल ना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपको अगर वो बीच में ही आपको रोक रहा है और कह रहा है, या रोक रही है या कह रही है कि नहीं बस मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और आपको वही रुकना जरूरी है। अगर आप उससे आगे बढ़ के कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनली ये कह के कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, हम क्यों नहीं कर सकते, मेरा मन है, मेरी इच्छा है, ऐसे कई चीजें जब होती है, उस वक्त आपको ये समझना पड़ेगा कि ओके, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर ये समझ नहीं पा रहे तो ये फोर्सफुली हो रहा है मेरे साथ, मैं जबरदस्ती के उस रिश्ते में इंटरकोर्स के लिए रेडी भी हो रही हूँ, सेक्स के लिए रेडी भी हो रही हूँ, लेकिन मैं इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से कंफर्टेबल और सेफ फील नहीं कर रही हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस इंसान के साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, उस पल के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े। तो इसके लिए सबसे आसान बात यही है कि आप बैठ के बात करें। कोई भी चीज की शुरुआत करने के पहले, चाहे आप शादी भी करने के पहले बैठ के बात करते हैं, हमारे समाज में इतना तो है। और मतलब हम जिस सोसाइटी से आते हैं, इस सोसाइटी में तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, तभी आगे शादी के लिए बढ़ते हैं। तो हम रिलेशनशिप में तो बिल्कुल, जो लोग प्यार की बात करते हैं, जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इतना रिस्पेक्ट, इतना स्पेस होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप जब सेक्स के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, रेडी है या नहीं है, ये एक दूसरे का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने कंसेंट क्यों यूज किया यहाँ पे, तो आपको एक दूसरे का कंसेंट लेना इसलिए जरूरी है कि आप एक दूसरे की परमिशन, एक दूसरे के लिए ये समझना कि मैं मेंटली रेडी हूँ या नहीं हूँ, और आप मेंटली रेडी है या नहीं है, आप फिजिकली रेडी है या नहीं है, मैं फिजिकली रेडी हूँ या नहीं हूँ, आप इमोशनली रेडी है या नहीं, और मैं इमोशनली रेडी हूँ या नहीं हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है सेक्स
के बारे में सोचने के पहले या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के पहले। जी बिल्कुल। अभी ये भी आ रही है हमारी सोसाइटी में लगातार इंसिडेंट्स, एंड हाई कोर्ट के भी बहुत सारे उस पर लीगल एक्शन भी आए हैं कि जैसे बहुत सारी महिलाओं ने ये एलिगेशन लगाई है कि हमारे पति हमें फोर्सफुली सेक्स करते हैं, हमारे मना करने के बाद भी सेक्स करते हैं। तो इस टाइप के केसेस को आप कैसे हैंडल करती हैं, कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम अगर कहें तो कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, ये बिल्कुल खुली बात है, क्योंकि महिलाओं की समस्या है, हम महिलाएं हैं, हमारी समस्या है ये, और हमने ये समझने की जरूरत है कि जब ऐसे फोर्सफुल रिलेशनशिप जब चलता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पितृसत्ता समाज की जब जहाँ रचना होती है, जहाँ पे खास करके महिलाओं के साथ जबरदस्ती होती है, जहाँ पे वो मतलब अनप्लान प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम, जहाँ अनप्लान प्रेगनेंसी आ जाती है, जहाँ पे सेफ सेक्स नहीं होता है, तो उसकी वजह से अनसेफ सेक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें महिलाओं को सिर्फ HIV नहीं, उन्हें UTI होता है, मतलब यूरिन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन होता है, और खास करके उसी के साथ साथ STI होता है, हाँ सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन बहुत मेजर चीजें हैं जब हम अनसेफ सेक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो UTI, HIV और STI, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिससे महिलाओं को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे महिलाओं को अपने आप में ऐसी बीमारियों के साथ झुलसना पड़ता है जिसके लिए उन्हें मतलब ना वो हॉस्पिटल जाने के लिए अपने आप में रेडी होते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा है, मैंने जैसे कहा कि हम पितृसत्ता सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ महिलाओं को अगर समझ लीजिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को UTI हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन जब होता है महिलाओं को, कई महिलाएं समझ नहीं पाती है यूरिन इन्फेक्शन कैसे हो गया। लेकिन जब जहां आपने बात की कि जहां फोर्सफुली जब सेक्स होता है, कई बार महिलाओं को उस फोर्सफुली सेक्स में महिलाओं को UTI होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, STI होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, जहां पे महिलाओं को बहुत बार ब्लीडिंग हो जाती है, उनका खून अचानक निकल जाता है, कई बार उन्हें व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है, जिसे हम सफेद पानी बोलते हैं, जो महिलाओं का अचानक बहुत निकलता है, जिसमें दुर्गंध होती है, बहुत बदबू आती है। वो उस बदबू के साथ साथ वो अंदर से वीक होती जाती है, महिलाएं इतनी वीक होती है कि वो समझ नहीं पाती कि उन्हें क्या हो रहा है, और साथ साथ उनके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाया जाता है, जो रिलेशनशिप में उनको ड्यूरिंग सेक्स इतना पेन होता है कि वो पेन को भी बेयर नहीं कर पाते, और कई महिलाएं ऐसे बीमारियों के साथ साथ मर भी जाती है। मतलब ऐसे भी किस्से गांव देहात में हो चुके होंगे कि जहाँ पे महिलाओं को या उनके घर वालों को समझ में नहीं आया होगा कि ये सेक्स की वजह से भी या अनसेफ सेक्स की वजह से भी महिलाओं को ऐसी बीमारियां हुई होगी, और इसकी वजह से मतलब इनकी मतलब मौत हुई होगी करके। तो उसको समझने के लिए हम यही कह सकते हैं कि जैसे गांव में कई ऐसे आरोग्य सेविका होती है, जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं, सब सेंटर में होते हैं, या आंगनवाड़ी में जो बैठते हैं, उन लोगों को खास करके अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाना चाहिए। जब कोई महिला शादी होके गांव में जाती है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि गांव में अगर प्रेग्नेंट होगी महिला तो नर्स जाती है उनके घर में या सेविका जाती है उनके घर में और जाके लिखती है और उन्हें आयरन की दवाई खाओ, ये खाओ, जैसे ये समझाती है, वैसे ही सेम उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होता है, सेक्स क्या होता है, हेल्दी सेक्स क्या होता है, अनसेफ सेक्स क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं होनी चाहिए, ये सच में एक ऐसा कोर्स होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। जैसे हम काउंसलिंग की बात करते हैं, फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, क्यों नहीं सेक्सुअल या सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए। हम सिर्फ स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन सच कहे तो हमें हर जगह पे जहाँ पे हम फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, वहां पे भी हमें सेक्स एजुकेशन देना चाहिए कि हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होता है, सेफ सेक्स क्या होता है, अनसेफ सेक्स क्या होता है, महिलाओं को क्या क्या बीमारियां हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जहां तक मैं समझती हूँ। जैसे आपने कहा कि खास करके जो शादी में होते हैं, जिनकी शादी हुई रहती है और ऐसे रिश्ते में काफी बार फोर्सफुली सेक्स किया जाता है, जहाँ पे महिलाओं की परमिशन या महिलाओं की इच्छा के बारे में नहीं सोचा जाता है। तो यहाँ मैं यही कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स हम लोग एक ऐसे पितृसत्ता समाज में रहते हैं जहाँ पे
लोगों की ये धारणाएं बन चुकी है कि एक पुरुष और एक महिला शादी करते हैं तो शादी करने के बाद जैसे पुरुष को एक ऐसा अधिकार मिल जाता है जहाँ पे महिला उसके साथ शादी के बाद सेक्स करने के लिए ही है। मतलब वो जब चाहे तब वो उसके साथ संभोग कर सकता है, वो जब चाहे तब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। लेकिन क्या इस धारणा को लोगों ने कभी भी इस तरीके से समझने की कोशिश की है कि महिलाओं की इच्छा क्या है, महिलाओं को सेक्स के बारे में पता भी या नहीं है, वो सेक्स को किस तरीके से समझती हैं? क्या एक तरफ से सेक्स को समझती है कि जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो बच्चा पैदा करना है, बस शादी हो गई, अब मुझे इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है और मैं बस खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी हो गई है और अब मुझे 1-2 साल में बच्चा करना है, फैमिली बढ़ानी है, क्योंकि हमारे परिवार तो वैसे ही हमें प्रेशर देते हैं कि जैसे अब शादी होगी बेटा, कब हमें दादी बनाओगी, कब हमें नानी बनाओगी। तो यही होता है दिमाग में। लेकिन कोई भी इस दृष्टिकोण से समझना नहीं चाहता है कि क्या जब भी शादी होती है तो एक महिला और एक पुरुष, जो हस्बैंड वाइफ जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो जब हम फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक ही चीज कह सकते हैं कि वो जिस भी जगह पे हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, कहीं पे भी हो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस का एक ऐसा सोर्स बढ़ाना चाहिए। जैसे हम फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, वैसे ही खास करके सेक्स एजुकेशन की बात, जहां हम हमेशा कहते हैं सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी देना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ सेक्स एजुकेशन हर जगह पे उन लोगों को देना चाहिए जहां पे हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जहां हमें लगता है कि बहुत सारा मतलब फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे शादी हो गई और पता चला कि 2 साल में 2 बच्चे हो गए, लेकिन 2 बच्चे हो रहे, उस महिला का हेल्थ कैसा है, वो फिजिकली कितनी वीक है, स्ट्रांग है, वो इमोशनली कितनी स्टेबल है, उसका अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है, ये चीजों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। क्या कभी उस महिला के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है सेक्स की वजह से, ये समझने के लिए कोई नहीं चाहता है। तो नहीं कुछ तो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में एटलीस्ट सेक्स एजुकेशन को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस हो, लोग इसके ऊपर काम करें। और खास करके जब भी हम कपल की बात करते हैं, मैरिड कपल की बात करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनकी शादी होती है, चाहे वो नई शादी होती है, उन्हें पहले तो बिठा के समझाना चाहिए कि ठीक है अभी शादी हुई है, उसकी उम्र कितनी है, उसको सेक्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वो प्लेजर जो होता है, जो सुख की बात करते हैं, वो सिर्फ आदमी को ना मिले, वो उस औरत को भी मिले। वो औरत जब उसके साथ चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाए, लेकिन वो अपने आप में सेफ और कंफर्टेबल फील करे। सिर्फ ये सोच के नहीं कि उसके साथ मेरी शादी हुई है, ये सोच के कि वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करके कर रहे हैं जहां पे हम एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन करके अच्छे रिलेशनशिप में जाके आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कैंपेनिंग होना चाहिए, जहां तक मुझे समझता है। और आपके सवाल का मेरे पास यही जवाब हो सकता है। बहुत अच्छी जवाब हुई। जैसे कि अभी आपने अब जिक्र की अनप्लान प्रेगनेंसी की, तो अनप्लान प्रेगनेंसी क्या है और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जरूर। तो अभी हमने जैसे बात की कि जहाँ पे हम लोग शादी में कहते हैं कि फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, और जिस वक्त शायद कई बार ऐसे हो सकता है कि हम लोग कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है। और इसके परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मतलब महिलाएं अनएक्सपेक्टेड वे से, जहां हम सोचते हैं कि महिलाएं मेंटली और फिजिकली और इमोशनली भी एक फैमिली बढ़ाने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा फोर्सफुल सिचुएशन उनके ऊपर आता है जहां पे काफी बार अनसेफ सेक्स जब होता है, उस वक्त महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी होती है। तो अनप्लान प्रेगनेंसी से जब हमें बचने की बात आती है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन हर तरीके से होता है, महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए हो। तो यहाँ पे जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए कई रास्ते हैं आपके पास। चाहे आप कॉन्डोम यूज कर लीजिए, चाहे आप पिल्स यूज कर लीजिए, चाहे जिसे हम कहते हैं चाहे आईयूडी यूज कर लीजिए, जो खास करके महिलाएं कई बार यूज करती है, जिसे हम कॉपर टी भी बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे साधन है, सोर्सेस है हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर हर जगह पे। हमारा मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी से बचने के लिए और खास करके
सेफ सेक्स करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिसमें सबसे ज्यादातर हमारे देश में कॉन्डोम को यूज करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि महिलाएं साथ साथ पिल्स भी बहुत बार खाती है, लेकिन वो पिल्स खाना महिलाओं के लिए इतना सेफ नहीं होता है, कई बार उनके बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर आपका जैसे कहा जाए कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ हर दिन सेक्स करता है, चाहे नए शादीशुदा हो चाहे नहीं नए शादीशुदा हो, लेकिन या एक दिन छोड़ के या एक हफ्ते में अगर 4 बार सेक्स करते हैं या 5 बार सेक्स करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो महिला की बॉडी पे उसका कितना इम्पैक्ट होता होगा। वो महिला चाहे दिन भर घर में काम कर रही हो चाहे जॉब पे जा रही हो, मतलब उसका बॉडी पे जिस तरीके से इम्पैक्ट होता है, और साथ साथ वो महिला अपने आप को एक सेफ जोन में रखने के लिए या अपने आप को अनप्लान प्रेगनेंसी से बचाने के लिए कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लेती है। वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनके बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, जो इम्पैक्ट बहुत ही उनके लिए खतरनाक होता है। तो लोग कंडोम यूज करते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि कंडोम यूज किया जाए, चाहे महिला यूज करे या पुरुष यूज करे। वो बहुत आसान तरीका हो जाता है जहां पे आप अनप्लान प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं अनप्लान प्रेगनेंसी को फेस कर रही होती हैं, एक तो हो गया कि अनप्लान प्रेगनेंसी से कैसे बचा जाए, लेकिन जो महिलाएं ऑलरेडी फेस कर रही हैं अनप्लान प्रेगनेंसी को, तो उनके लिए क्या रिसोर्सेज हैं और उनके डिसीजन मेकिंग में आप कैसे क्या सजेशन देना चाहेंगी जो इजीली उससे ओवरकम हो सके? ये सवाल का जवाब देना थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन समझा जाए तो बहुत जरूरी है समझना कि NFHS का 2005 का डेटा भी कहता है कि महिलाओं का खास करके 23% से ज्यादा महिलाएं जिनकी शादी 18 साल के पहले हो जाती है। कई ऐसी महिलाएं हैं, और कई ऐसी महिलाएं हैं, अकॉर्डिंग टू NFHS का 2005 का डेटा ही यही कहता है कि 24 साल के अंदर महिलाएं प्रेग्नेंट भी होके 1 या 2 से ज्यादा बच्चा भी पैदा कर देती है। कई बार ये भी होता है कि 20 साल के अंदर ही हम कह सकते हैं कि 20 साल के अंदर महिलाएं कई बार बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इसका उनकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होता है। कई बार महिलाएं जिनकी 18 साल के पहले शादी हो जाती है और वो जब बच्चा हो जाता है, तो कई बार उन महिलाओं की मतलब जच्चा और बच्चा जो कहते हैं दोनों भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। कई बार महिलाओं की मौत हो जाती है, बच्चे की भी मौत हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में एक एज अ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर मैं कह सकती हूँ, मैं कुछ सुझाव ये दे सकती हूँ कि सबसे पहले तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अनप्लान प्रेगनेंसी, जहाँ आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं लेकिन वो आपका प्लान नहीं होता है, जहाँ पे आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, ये सिचुएशन किस सिचुएशन में आती है? सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। आप किसी ऐसे डेंजर स्टेज में नहीं है जहाँ पे आपको कोई खतरा हो सकता है और उस बच्चे को भी कोई खतरा हो सकता है। सबसे पहले ऑफ कोर्स अनप्लान प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा आपको बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता है कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, आप फिजिकली कितने हेल्दी हैं, आप मेंटली किस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपके परिवार को वहां आपके साथ लेकर जाया जाए। आपके परिवार का जो सदस्य है, चाहे आपका वो हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, आपके परिवार के जो भी सदस्य है, वो आपके साथ जाना बहुत जरूरी है कि वो इस प्रेगनेंसी को किस तरीके से लेते हैं। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है जहाँ पे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको मैंने भी देखा है, मतलब फील्ड में काम करते हुए मैंने कई ऐसे केसेस को देखा है जहाँ पे महिलाएं अनप्लान प्रेगनेंसी मतलब कई बार कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, और ऐसे सिचुएशन में यही होता है कि ना महिला उस बच्चे को एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब जो लड़की है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना उसका परिवार एक्सेप्ट करता है। ऐसे सिचुएशन में एडॉप्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कई बार आप हॉस्पिटल के थ्रू ही एक बच्चे को मतलब बिना उसको अबॉर्ट किए आप बच्चे को मतलब अबॉर्शन जिसे कहते हैं, बिना अबॉर्शन किए आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अच्छे से बच्चा और जच्चा कहते हैं दोनों भी स्वस्थ होके आप अपने बच्चे को एडॉप्शन सेंटर के लिए दे सकते हैं। ऐसे भी एक है मतलब प्रोविजन है कि आप ये भी एक रास्ता अपना सकते हैं ताकि बच्चे को मारना मतलब जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं वो ना करने की जरूरत पड़े। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि अबॉर्शन ये महिला का अधिकार नहीं है।
बिल्कुल महिला का अधिकार है। जहां महिला अपने आप को स्वस्थ नहीं फील कर रही है, जहां महिला ये सोचती है कि वो फिजिकली मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस 9 महीने की प्रोसेस के लिए, वहां पे महिला को त्वरित जल्द से जल्द, जब महिला को ये समझ में आए कि वो अपने पीरियड्स को, अपने मासिक पाड़ी को मिस कर चुकी है और ये वजह हो सकती है, ये वजह नहीं भी हो सकती, तो महिलाओं को सबसे पहले तो हॉस्पिटल की दौड़ लगानी चाहिए। पहले चेक करना चाहिए कि मुझे पीरियड्स नहीं आया है, अब लास्ट पीरियड्स मेरा मिस हुआ है, तो मुझे तुरंत के तुरंत 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर डॉक्टर के पास जांच करनी चाहिए, चाहे कोई भी कारण हो। और अगर ये कारण होता है तो इस टाइम पे आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अब इसके लिए क्या क्या रास्ता निकाल सकती हूँ। तो ये वजह भी हो सकती है, मतलब ऐसे कई रास्ते आप निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर के साथ बात करना, डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की सलाह लेके आगे कोई भी काम करना, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अभी आपने जिक्र की एसटीआई के लिए, तो एसटीआई क्या है और इसके अर्ली साइन क्या होते हैं और इसको एडुकेट कैसे करें, उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी जरूर। सबसे पहले जब हमने सेफ सेक्स और अनसेफ सेक्स की बात की थी, वहां पे ही हमने कहा था कि एसटीआई, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, वो खास करके महिलाओं में ज्यादातर ये चीजें पाई जाती है कि महिलाओं में एसटीआई संक्रमित होना बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा हो गया है कि नंबर्स बड़े हैं इसके। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर महिलाओं में एसटीआई के प्रमाण बहुत ज्यादा दिखे जाते हैं। तो महिलाओं में ही क्यों दिखे ज्यादा जाते हैं, पुरुषों में कम क्यों दिखाई दिए जाते हैं? ये नहीं कह सकते कि पुरुषों में कम दिखाई देते हैं। अगर एक पुरुष मल्टीपल महिलाओं के साथ अगर संभोग करता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसको भी एसटीआई होने के चांसेस है। लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जहां पे अनसेफ सेक्स जहां पे होता है, जहां पे पुरुष चाहे मल्टीपल पार्टनर के साथ जाए या फिर पुरुष अपने आप को हेल्दी ना रखे, सेक्सुअल हेल्दी ना रखे, अपने आप को क्लीन ना रखे, हाइजीन मेंटेन ना करे, हमेशा जो साफ सफाई की हम बात करते हैं, खास करके वजाइना जैसे हम महिलाओं का कहते हैं, वैसे ही मतलब पुरुषों के बारे में जहां हम कहते हैं कि पुरुष अपने आप को हमेशा क्लीन रखना क्यों जरूरी है जब भी आप सेक्स के लिए जाते हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्री को भी, कि जब भी आप सेक्स की बात करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के पहले, इंटरकोर्स के पहले अपने आप को हमेशा आपको क्लीन रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी बीमारी से बच सके। बाकी सेकंड यही है कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी है। जहां हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना मतलब कि आप कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो सेफ सेक्स में अपने आप को डाल पा रहे हैं। लेकिन जब आप अनसेफ सेक्स की बात करते हैं, जहां पे जैसे मैंने उदाहरण दिए, वहां पे महिलाओं के लिए खास करके ये सिम्टम्स पहले दिखते हैं अर्ली। जैसे आपने कहा, महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज बहुत तेजी से जाता है, और व्हाइट डिस्चार्ज जैसे जाता है, वो व्हाइट डिस्चार्ज ऐसे पानी की तरह होता है, मतलब सफेद पानी जिसे हम कहते हैं ना। महिलाओं को पीरियड्स के बाद होता है कभी कभी। बीच बीच में महिलाओं को ये भी कॉमन सिम्टम्स दिखे हैं कि साथ साथ ही उन्हें अचानक से खून जाता है, अचानक उनके वेजाइना से खून निकलता है। वो पीरियड्स की तरह भी हो सकता है, लेकिन खून निकलता है, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होता है। तो वो खून निकलना, ब्लीडिंग होना आपके वजाइना से स्मेल आना, ऐसी दुर्गंध आना, जो दुर्गंध आपको जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाओ, जब आप पेशाब के लिए जाओ, तब आपको अलग सी महक आती है, दुर्गंध आती है। महक से ज्यादा कहूँ कि दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध आपको एक सिम्टम बताता है कि आप अंदर से अनहेल्दी है, आप सेक्सुअली हेल्दी नहीं है, आपको अंदर से कुछ तो जांच करने की जरूरत है। और साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आप जब भी पेशाब करते हैं या जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तब आपको अंदर में पेन होता है। ऐसा पेन होता है जो पेन आप शायद सहन नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते हैं। ये पेन भी एक सबसे कॉमन सिम्टम है आपको एसटीआई हुआ है ये बताने के लिए। लेकिन मैं इन सबके पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, जब महिलाओं के ऊपर ये टैबू लगता है एसटीआई का, हमेशा महिलाओं को ये बताया जाता है, या खास करके ये अलग से एक रूढ़ी बनाई गई है कि महिलाओं को एसटीआई हो गया मतलब वो बुरी औरत है, वो खराब औरत है, अपने आप में उसे शेम फील करवाते हैं। ये क्यों? ये समझना जरूरी है कि एसटीआई ये बीमारी किसी भी तरीके से हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब आप एक मतलब अनसेफ सेक्स आप जिसके साथ कर रहे हैं, ये टैबू महिला के ऊपर लगाना भी सही नहीं है। पहले तो हर महिलाओं ने, जिसको एसटीआई हुआ है, उसने छुप के नहीं रहना है, डर के नहीं रहना है। कई महिलाएं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती है। वो ये सोचती है मैं कैसे बताऊंगी डॉक्टर को मुझे सफेद पानी आ रहा है, कैसे बताऊं डॉक्टर कि मुझे सेक्स करते वक्त दर्द हो रहा है,
डॉक्टर क्या सोचेंगे, नर्स क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं किसको लेकर जाऊं, क्यों बताऊं, ये लोगों की मतलब धारणाएं हैं, भ्रम बैठा है। तो हर महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी ऐसे कोई कॉमन सिम्टम दिखे, चाहे आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, आप प्लीज अपने आप को, अपने बॉडी को कभी भी शेम फील मत करिए। ये आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी को छू के देखिए, आपकी बॉडी है, आपको कहाँ क्या महसूस हो रहा है, कहाँ क्या महसूस नहीं हो रहा है, आपको ये छू के देखना चाहिए। अगर आपके शरीर में वहां सेंसेशन नहीं है जहां आपको छूने से सेंसेशन होना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे अपने शरीर में अपने चेस्ट को छूने से सेंसेशन नहीं हो रहा है। आपको एसटीआई के बारे में भी सेम चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जब भी ऐसे कोई भी कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बेझिझक, बिना शर्माए, बिना ये सोचे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और आपको हमेशा किसी ना किसी को साथ लेकर जाना बहुत जरूरी है, चाहे आप अपने हस्बैंड को लेकर जाओ, अपने सहेली को लेकर जाओ, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसके पास आपको बात करना जरूरी है, आपको ये हो रहा है। क्योंकि इसकी वजह से अगर आप इस वक्त इसके ऊपर कोई उपाय नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हो सकता है कि ये आपको एक और बड़ी बीमारी तक ले जाए जहां आपको मौत का भी सामना करना पड़े, चाहे आपकी मौत हो सकती है। तो पहले तो आप अपने जो भी नजदीकी है उनसे आपको ये सलाह मशवरा करना जरूरी है। जी बिल्कुल। जैसे आपने अभी बोला सेफ सेक्स की बात की, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पीरियड्स के दौरान भी सेक्स की जाती है, तो वो पीरियड के दौरान की जाने वाली सेक्स सेफ सेक्स में मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? जी, जैसे आपने कहा कि ये सेफ सेक्स नहीं है, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग पीरियड्स खास करके महिलाओं को सेक्स के लिए ना फोर्स किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और महिलाओं के लिए ये सेफ भी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं ड्यूरिंग पीरियड्स महिलाओं के साथ हो सकता है। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, तो मतलब खास करके जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, इंटरकोर्स में या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस वक्त अगर आपका पीरियड्स चल रहा है, खास करके महिलाओं का, और उस वक्त आप अगर इंटरकोर्स करते हैं, तो महिलाओं के शरीर में खास करके वजाना में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे हमने यूटीआई की बात की, यूटीआई इस एक कारण की वजह से भी हो सकता है और आगे चल के ये इन्फेक्शन महिलाओं के लिए बहुत लंबे समय तक रह सकता है, जिसे क्योर करना, मतलब जिसका इलाज होने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो बेहतर है कि इस टाइम पे महिलाओं को भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए, खास करके उन्हें इमोशनली सपोर्ट दिया जाए एज अ पार्टनर, उनका केयर किया जाए, उनके लिए अच्छा अच्छा चाय बनाया जाए, उनकी देखभाल की जाए, ताकि आप अपने आप में इस रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी रख सके और आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी हेल्दी बना सके। जी, सेक्सुअल हेल्थ की जब बात की आप, तो महिलाओं का एक फेज आता है मेनोपॉज का, तो मेनोपॉज के दौरान में और मेनोपॉज और सेक्सुअल हेल्थ, एक सेक्स लाइफ की बात करें, तो उसको कैसे आप देखती हैं? मेनोपॉज के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि सेक्सुअल लाइफ और आपका मेनोपॉज, सबसे पहले तो मेनोपॉज क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कई महिलाओं को मेनोपॉज के बारे में जानकारी नहीं होती है। कई महिलाएं जो एजुकेटेड भी होती है, लेकिन मेनोपॉज को काफी बार फील भी कर पाती है और नहीं भी कर पाती है। तो मेनोपॉज एक ऐसा दौर है, अगर एकदम सीधे सरल भाषा में कहा जाए, आपका वो पीरियड का आखिरी वक्त कह सकते हैं, जब आपका पीरियड धीरे धीरे खत्म होने के पड़ाव पे आता है। इसकी अलग अलग एज हो सकती है। हमारे इंडिया में हम कह सकते हैं कि वो 45 to 55 के एज में आ सकता है। बाकी कंट्रीज में अलग अलग जगह पे हो सकता है कि 52 एज तक के हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेनोपॉज का एक रेट है, मतलब रेट नहीं कह सकते कि मतलब इस एक एज तक के महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा मेनोपॉज का एक स्टेज आता है। अब मेनोपॉज का स्टेज आता है मतलब उनका पीरियड उस वक्त तक के थोड़ा थोड़ा आते आते समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद उन्हें पीरियड्स नहीं आता है। लेकिन जब आपके शरीर में इतना बड़ा बदलाव होता है, जहाँ पे आप इतने सालों से एक क्रिया में हैं, जो हर मंथली वो एक क्रिया होती है जहाँ पे आपके शरीर से खून बहता है, वो खून बह के आपके शरीर को फिर एक तरीके से नए से शुरुआत करता है, नए से बनाता है कुछ ना कुछ टिश्यूज को आपके शरीर के अंदर, जो आपके शरीर को हेल्दी भी करता है काफी बार। और
कभी कभी अगर कुछ दिक्कतें हो तो अनहेल्दी भी होता है, लेकिन अधिकतर हम यही कह सकते हैं कि पीरियड्स का एक फेज है जो समाप्त होने का जब वक्त आता है वो मेनोपॉज का स्टेज होता है। अब मेनोपॉज का स्टेज मतलब उसमें कई बार ये भी हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए कि मुझे मेनोपॉज का ये स्टेज आया है। काफी बार बहुत सरल तरीके से महिलाओं का पीरियड्स खत्म हो जाता है और महिलाएं अपने लाइफ में जीना शुरू कर देती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि महिलाओं को जब मेनोपॉज का स्टेज आता है तब महिलाएं बहुत अपने आप में डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी बढ़ती है उनकी, मतलब वो इतनी एंजाइटी बढ़ती है कि उस एंजाइटी में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बार गुस्सा करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं कि वो बदलाव उनमें क्यों हो रहे हैं, ये चिड़चिड़ाहट उनके अंदर आती है। मतलब कहा जाए कि ये सिम्टम्स है। जब हम कहते हैं कि मेनोपॉज, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें, मैम मेरी माँ को मेनोपॉज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? मेरी माँ को तो 45 उम्र में बंद हो गया। कई लोग कहते हैं मेरी माँ का तो अभी तक के चल रहा है पीरियड्स, थोड़ा थोड़ा आता है। जब थोड़ा थोड़ा आता है तो ये स्टेज आप समझ सकते हैं कि आपको 2 महीने में आ रहा है, कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी 1 महीने में भी आ रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो एक सिम्टम हो सकता है। कभी काफी बार ऐसे हो सकता है कि महिलाओं को ये तनावग्रस्त जिंदगी जीते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा खान पान अच्छा नहीं होता है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई बार अर्ली मेनोपॉज होता है। जब महिलाओं को 40 की उम्र में मेनोपॉज आ जाता है उसे हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। तो ऐसे मेनोपॉज के लक्षण यही होते हैं कि आपके शरीर में ऐसा बदलाव होता है कि जहाँ पे आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि आपको लगता है कि मैं ठंडा पानी अपने शरीर के ऊपर डाल दूं। काफी बार महिलाएं अचानक बैठी बैठी कपकपाने लगती हैं। काफी बार महिलाएं चलते चलते उनके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ऐसे उनके शरीर में रक्तस्राव बढ़ जाता है कि उनका बीपी कभी कभी हाई हो जाता है या कभी कभी एकदम लो वालों का लो हो जाता है। तो ऐसे कई सिम्टम्स है जिसमें महिलाओं को आप समझ सकते हैं कि ये एक तो अर्ली स्टेज मेनोपॉज हो सकता है या मेनोपॉज का वो स्टेज हो सकता है जहां आपकी शुरुआत हुई है। जी। मेनोपॉज के लिए ये जो स्टेज चलती रहती है और ये कभी कभी 6 मंथ टू 1 ईयर तक भी खिंच जाती है, तो इस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या फिर इस टाइम पे क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो हम उपयोग करके, आपने जैसा बताया कि बहुत सारे महिलाओं का बीपी का और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जो दिखते हैं, तो वो सबको हम कैसे कम करें और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है? जी, सही कहा जाए तो मेनोपॉज के लिए रिसोर्सेज हम यही कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जहां हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं उनमें ऐसे उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। वो उस उतार चढ़ाव में आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, आप इमोशनली बहुत बार ऐसे अपने आप को वीक फील करते हैं। काफी बार ऐसे भी केसेस मेरे सामने आए हैं जिनके बारे में कहूँ तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कई बार वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। आपका परिवार आपके साथ होना जरूरी है, आपके दोस्त आपके साथ होना जरूरी है, आपके साथ बात करने के लिए कोई होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये एक ऐसा हमारा जिंदगी है, कंपटीशन इतना ज्यादा है या हम इतना ज्यादा व्यस्त है अपनी जिंदगी में कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे समय दें एक दूसरे को। तो बेहतर है जब आप खुद ही अपने आप में समझ जाए कि ये आपका मेनोपॉज का स्टेज है, उस वक्त आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आप काउंसलिंग ले सकते हैं डॉक्टर के पास जाके कि मुझे ये हो रहा है, या फिर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है, हम सफर है, आप उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। कभी कभी बहुत रोना है तो रो सकते हैं, तकलीफ हो रही है बता सकते हैं, चिड़चिड़ाहट हो रही है तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्दी जिंदगी जीना भी जरूरी है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है और आपको अपने आप में ही इस मेनोपॉज के स्टेज से गुजरना है, तो आप बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, ढेर सारा पानी पी सकते हैं। खास करके जब भी आपको लगे कि आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट आ रही है, आप ढेर सारा पानी पीजिए। आपको जब भी लग रहा है कि मुझे गर्मी हो रही है, आप ढेर सारा पानी पीजिए। अच्छे से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए बहुत अच्छे से। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल योगा का प्रचलन मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप योगा कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। मेडिटेशन तो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर आप जितना ध्यान देते हैं उतना आपका सांस के साथ साथ आपकी बॉडी भी, आप
आपके साथ नॉर्मल रहती है। आप अच्छा खान पान खा सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, हर रोज एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो वॉक पे जाइए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक पे जाइए। और जैसे मैंने कहा, अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता सकते तो जो आपके साथ करीबी है, जिनके साथ आप वक्त बिता सकते हैं, जरूर बिताइए। गाने सुनिए, जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं उतना खुश रखिए। अब हमारा डिस्कशन लास्ट पड़ाव पे आ गया है, तो जैसे कि बात करते हैं वीमेन और सेक्सुअल लाइफ की, तो मेरा मानना है कि वीमेन और सेक्सुअल हेल्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। वीमेन है, सेक्सुअल लाइफ भी है। तो इस सभी को अगर हम सम अप करना चाहें, एक वीमेन सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल हेल्दी लाइफ की, तो हम हमारे लिसनर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर विमेन को यही कहना चाहूंगी कि आपको ये पहले समझना जरूरी है कि आप सेक्स के लिए कब रेडी हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका बॉडी, आप इमोशनली, आप फिजिकली किसी के साथ भी संबंध बनाने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर आप इमोशनली रेडी है लेकिन फिजिकली रेडी नहीं है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको वक्त लेने की जरूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि आप फिजिकली रेडी है लेकिन इमोशनली रेडी नहीं है, तो भी आपको वक्त लेने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ सेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये भी जरूरी है अपने रिश्ते को एक हेल्दी तरीके से जीने के लिए। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, सेफ रखिए। जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, इंटरकोर्स हो या फिर आप जिसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि आपका उस पे और उसका आप पे ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट ऐसा जो आप कहीं पे भी अपने आप को सोचते हैं कि मैं यहीं तक आगे कंफर्टेबल हूँ और इसके आगे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वहां पे आपके डिसीजन का, चॉइसेस का रिस्पेक्ट किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ वो आपको समझ सके। वही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है और वही एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहां तक मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर मनीषा। जैसा कि आज हमने डिस्कशन में समझा कि विमेन सेक्सुअल हेल्थ, सेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स, अनप्लान प्रेगनेंसी, एसटीआई और इन सब से होने वाली तकलीफ विमेन को कैसे होता है और इस सब से ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं अपने पार्टनर को, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें मनीषा ने दी है। और आगे उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी और एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच।